साथियों अभी आप देख रहे हैं तमाम जगह से ऐसी खबरें भी आ रही है, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया के बीच में। तो इसी बीच में अब हम लौटते हैं माननीय विकास चौधरी सर, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो भारत बंद का आपने घोषणा किया है तो ये कितने चरणों में था? ये 3 चरणों में ये आंदोलन है। 22 मार्च को हम लोगों ने देश भर में धरना प्रदर्शन करने का काम किया, 18 अप्रैल को रैली प्रदर्शन करने का काम किया और 25 मई को हम लोग भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं। पूरे देश भर में इसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। क्योंकि अभी देश में मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया देशवासियों के मुद्दों को उठाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि वो नॉन इशूज को इशू बनाने में लगी हुई है और जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं उन देश के वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। जब से हमने भारत बंद किया है लगातार अजान और हनुमान चालीसा विवाद चलाया जा रहा है देश की मीडिया में, तमाम प्रकार के हिजाब प्रकरण चलाए जा रहे हैं, दूसरे प्रकरण चलाए जा रहे हैं ताकि ओबीसी के लोगों को और तमाम दूसरे जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको गुमराह किया जाए और दूसरे मुद्दों में उलझाया जाए। और देश में जो हमारे लोगों की असल समस्याएं हैं उन असल समस्याओं से हमारे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और अभी शिवलिंग का विवाद चलाया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग आज ही सड़क पे उतरे हैं और ऐसे देश भर में लोग उतरे हुए हैं इस बात के लिए कि जो मीडिया हमारे भारत बंद का प्रचार नहीं कर रही है, तो हम खुद ही देश की जनता ही इस भारत बंद के प्रचार में शामिल हो गई है। हमारे कार्यकर्ता देश भर में इस भारत बंद का प्रचार करने में लगे हुए, क्योंकि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए। ओबीसी ने तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन आज़ादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। तो पिछड़ों को अभी 75 साल होने पर तो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सामने आना चाहिए। संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उच्च जातियों की जितनी संख्या थी लगभग रिजर्वेशन उतना उन्होंने ले लिया। अब बचा ओबीसी है कि ओबीसी की जितनी संख्या है उनको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आज़ादी के 75 साल में उनको नहीं मिला। किसान जो है, किसान खेती किसानी लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है। किसान ये कह रहा है फैक्ट्री मालिक कोई सामान बनाता है तो उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में है। तो किसान तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहा है, मैक्सिमम की मांग नहीं कर रहा है। तो सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में भी परेशानी हो रही है। तो इसके लिए भी हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। हर इलेक्शन में EVM का मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर उठता है। वामन मेश्राम जी ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत कर पेपर ट्रेल मशीन लगवाया, मगर उस पेपर ट्रेल मशीन का उपयोग तब होता जब उससे निकलने वाले कागज़ की पर्चियों का 100% मिलान होता, मगर वो मिलान हो नहीं रहा है। तो या तो मिलान हो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो गया है देश में। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है देश में। तो ये भी एक मुद्दा है। 14 में मोदी जी जब प्रचार करने के लिए आए तो कहा देश नहीं बिकने दूंगा। हमारे लोगों ने सपोर्ट किया कि देश बचाएंगे मोदी जी। आज की तारीख में कहा देश नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, ये माइक पर कहा, और देश नहीं बचने दूंगा ये मन ही मन कसम खा लिया कि जब तक देश की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी को नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है और निजीकरण में SC ST OBC का रिजर्वेशन 0 हो जा रहा है, क्योंकि आरक्षण तो सरकारी जगह पर है, प्राइवेट जगह पर है नहीं। तो निजीकरण बंद होना चाहिए और जो निजीकरण हुआ है उसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। ये भी एक मुद्दा हम लोगों ने रखा हुआ है। कोई आदमी विधायक हो जाए, सांसद हो जाए तो उसको आजीवन पेंशन है। देश में जो कर्मचारी हैं वो 60 साल की उम्र तक देश की सेवा करते हैं, उनको पेंशन ख़त्म कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों की देश में बहुत बड़ी आबादी है, कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी जानवर संरक्षण के नाम पर, कभी दूसरे नाम पर उनको भगाया जा रहा है उनके जल जंगल ज़मीन से। जबकि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची कहती है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहाँ उनका ही अधिकार है वहाँ के जल जंगल ज़मीन पर, तो भगाया जा रहा है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। जैसे किसानों के खिलाफ में लॉकडाउन में चुपके से कानून लाया गया,
वैसे मजदूरों के खिलाफ में भी लॉकडाउन में चुपके से कानून लाया गया, जिसकी बहुत चर्चा नहीं हो पाई देश में, क्योंकि मीडिया ने उसको चर्चा में नहीं लाया। किसानों ने तो 700 750 किसानों ने कुर्बानी दिया, इसलिए वो कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए गए वो भी वापस लेना चाहिए, ये भी इस भारत बंद का मुद्दा है। सीए का कानून देश में बनाया गया है, एनआरसी की तैयारी चल रही है, तो इससे देश के ही मूल निवासियों को, असम में 19,48,000 में से 5 लाख मुस्लिम थे, 14,48,000 नॉन मुस्लिम थे। इसका मतलब एनआरसी सीए का मामला केवल मुस्लिम का नहीं है, ये मुस्लिम और एससी एसटी ओबीसी सबका है। तो हम सीए का भी विरोध कर रहे हैं कि इसको भी वापस किया जाए। इसके अलावा कई राज्यों में पंचायत चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। अभी हम लोगों ने भारत बंद घोषित किया तो मध्य प्रदेश में कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त नहीं है, संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए और सेपरेट इलेक्टेड के साथ मिलना चाहिए, ताकि सच्चे प्रतिनिधि चुन करके जाएं। तो ये भी मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग ये भारत बंद का आह्वान 25 तारीख को किए हुए हैं। और तमाम बैकवर्ड के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा तमाम प्रकार के विवाद इस भारत बंद को काउंटर करने के लिए खड़े किए जा रहे हैं, उससे हम लोगों को बचना चाहिए। और जो भारत बंद है, जिन मुद्दों को लेकर के जो इशूज हैं, देश के वास्तविक इशूज हैं, उन इशूज पर लड़ाई लड़ना चाहिए। इन्हीं का प्रचार प्रसार करना चाहिए, भारत बंद का प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि मीडिया हमारे लोगों को नॉन इशूज का प्रचार और प्रसार कराने में लगा रही है, इसलिए हम लोग ये पूरे देश भर में भारत बंद की तैयारी बड़े पैमाने पर करने का काम कर रहे हैं। एक और सवाल, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं और आप ओबीसी की जनगणना के लिए आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं, तो क्या ओबीसी का प्रधानमंत्री कराने के लिए सक्षम हो जाएंगे जनगणना? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री अगर कराएं तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे, देश की जनता को ये समझ में आ जाएगा तो प्रधानमंत्री बदल लेगा। वैसे भी नरेंद्र मोदी की हालत कैसी है तो आपको एक उदाहरण से बता देते हैं। एक बार हम लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के प्रधानों की लिस्ट निकाला कि इनसे मिलना है, मुलाकात करना है। एक गांव में एक रिजर्व सीट के प्रधान थे, वहां हम लोग गए मिलने के लिए। तो जब गांव में घुसे तो एक आदमी बकरी हाँक रहा था, तो उसको हम लोगों ने पूछा कि प्रधान जी का घर कौन सा है। उसने इशारे से बताया प्रधान जी का घर वो है। हम लोग उस घर में घुसे तो पता चला कि वो एक उच्च जाति के ठाकुर का घर है। तो हमने उनको पूछा कि भाई प्रधान जी का घर यही है? उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, प्रधान तो हम ही रहते थे, लेकिन इस बार रिजर्व सीट थी इसलिए दूसरे को बना दिया है। तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी वहाँ पहुँच गया तो उन्होंने कहा प्रधान इन्हीं को बनाया है। तो ऐसे ऐसे भी प्रधान देश में हैं जो अपना घर नहीं बताते, जिन्होंने बनाया उसका घर बताते। तो प्रधान जी ने, उन्होंने कहा, जो उच्च जाति के ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, आपका जो काम है हो जाएगा। हमने कहा काम की बात नहीं है, पहले ये बताओ प्रधान जी की मोहर आपके घर रहती है या प्रधान जी के घर रहती है, ये बताओ। उन्होंने कहा मोहर भी हमारे घर रहती है, रजिस्टर भी हमारे घर रहता है, आपका काम क्या है ये बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे प्रधान की मोहर ठाकुर के घर थी, वैसे नरेंद्र मोदी की मोहर मोहन भागवत के घर में है। इसलिए तो पिछड़ों के खिलाफ सारे फैसले हो रहे हैं। कोई स्वाभाविक तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ फैसले क्यों करेगा? अगर नरेंद्र मोदी जी को पावर होती तो नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ फैसले क्यों करते? जाति आधारित जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिखते? 314 ओबीसी के बच्चों की नियुक्ति क्यों रोकते? स्कॉलरशिप क्यों बंद करते? बजट में ओबीसी को हिस्सा क्यों नहीं देते? लेटरल एंट्री से इतने आईएएस बनाए गए, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। मंदिर की लड़ाई सबसे ज़्यादा ओबीसी ने लड़ी, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। ये सारे फैसले तो ओबीसी के खिलाफ में। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानी जा रही है। वहाँ पे केवल उनका चेहरा दिखा करके वोट लेने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है। अभी बनारस में ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, तो इससे क्या इस रणनीति जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, पहले उन्होंने, जब से हमने भारत बंद घोषित किया है, पहले हिजाब का मामला चलाया, फिर उन्होंने मस्जिदों के सामने अजान बजवाने का मामला चलाया, ये हनुमान चालीसा बजवाने का मामला चलाया। अजान आज से बज रहा है। एक आदमी को हमने पूछा, वो बहुत ये कर रहा था, तो हमने कहा अजान कब से बज रहा, तुमको पता है? बोला नहीं पता। हमने कहा तुम्हारे बाप को पता है? उनसे पूछ। बोले उनको भी नहीं पता। तो हमने कहा कब से बज रहा है पता है? बोले नहीं पता।
समझा, इसका मतलब बहुत दिन से बज रहा है, बहुत दिन से बज रहा है, अभी तक विवाद नहीं था, तभी विवाद कैसे हो गया? इसका मतलब कुछ लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। वो विवाद कौन लोग पैदा कर रहे हैं? जो आज देश में बेरोजगारी है, जो आज देश में महंगाई है, जो आज देश को बेचा जा रहा है, आज जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, जो लोग ये कर रहे हैं उनको लगता है ये मुद्दे नहीं उठने चाहिए। आज सारे बैंकों का विलय हो रहा है, क्यों हो रहा है? कंगाल हो रहा है देश, इसलिए ना हो रहा है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के नॉन इशूज को इशू बनाया जाता है। आप जो पुरानी मस्जिदें हैं उसमें जाओ, लगभग सभी पुरानी मस्जिदों में आपको पोखरा मिलेगा। वहाँ सजावट के लिए वो लोग फव्वारा भी लगाते थे। तो ये तो हर मस्जिद में, पुरानी मस्जिदों में है। अब हर जगह उस आकार की कोई चीज़ मिले तो आप उसको शिवलिंग घोषित कर लोगे, ये कहाँ का तर्क है? ये कहीं का तर्क नहीं है। ये नॉन इशूज को इशू बनाने का कार्यक्रम है। इससे खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग, ये बंद पिछड़े वर्ग के लिए हो रहा है, पिछड़ा वर्ग संगठन इसको कर रहा है। तो खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग जब जब अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं तब तब इस तरीके की बातें आती है। कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब 90-92 में मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तो यही विवाद हुआ ना कि वहाँ मस्जिद में रामलला की मूर्ति निकल गई। रखने वाले कौन थे? यही लोग थे। मस्जिद को गिराने वाले कौन थे? OBC के लोग थे। जितना मेहनत करके मस्जिद गिराया, अगर उतना मेहनत करके संसद भवन घेर लेते तो आज OBC को गिनती के लिए रोना पड़ता। आज तो गिनती हो गई होती, संख्या के अनुपात में आरक्षण भी मिल गया होता। मस्जिद गिराया, मंदिर बन भी गया। जिन्होंने मंदिर बनवाया मस्जिद गिरा के, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा, इनको कोई पूछ रहा है क्या? जब मुसलमान से लड़ना हो तब हम पहले नंबर के हिंदू, जब वोट देना हो तब पहले नंबर के हिंदू हैं, जब चंदा देना हो तो पहले नंबर के हिंदू हैं, और जब अधिकार की बात करें तो बहिरगाड़िया, कुर्मी, कोयरी हो जाते हैं, तब हिंदू होते नहीं, चमार पासी, धोबी हो जाते हैं। तो ये साजिश देश में चल रही है। तमाम SC ST OBC के लोगों को इस साजिश को समझना पड़ेगा। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, मुसलमानों के पास में कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति से ज़्यादा हालत ख़राब है। आप जीरो से लड़ोगे तो जीरो हो जाओगे। और जिन्होंने आपके हक अधिकार पर कब्जा किया है, देश की विधायिका जहाँ से कानून बनता है वहाँ किसका कब्जा है? तो कांग्रेस का होता है या तो BJP का होता है। कार्यपालिका जो है, जहाँ से कानून पर अमल होता है, 80% नौकरियों पर उन लोगों का कब्जा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज ही जज की नियुक्ति कर रहा है, उन्हीं का कब्जा है। मीडिया में उनका कब्जा है। तो आप लड़ किससे रहे हो? जिसके पास कुछ नहीं है उससे लड़ रहे हो, जिसके पास है उससे लड़ नहीं रहे हो, तो आपको मिलेगा कहाँ से? तो ये तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करना पड़ेगा अब हमें लड़ना किससे है और क्यों लड़ना है। चौधरी जी, एक लास्ट सवाल है कि इस आंदोलन में कितनी जातियों के लोग शामिल हैं? देश भर में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनमें जो भी जातियां शामिल हैं, कम ज़्यादा मात्रा में वो लोग शामिल हैं। और इसका कितना असर पड़ेगा सरकार? देश भर के 563 जिलों में ये आंदोलन चल रहा है। और ये खुशी की बात आपको ये बता देते हैं कि इस भारत बंद को वामन मेश्राम साहब, जो कि वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिन्होंने 2 बार भारत बंद करके मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है, 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर झुकाने का काम किया है, और NRC CA के मुद्दे पर बोलती बंद करने का काम सरकार का किया है, उनका भी इस आंदोलन को समर्थन है। इसके अलावा और भी अभी बहुत सारे लोगों का समर्थन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उनके पिताजी नंद कुमार बघेल जी ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे संगठन अभी हमारे संपर्क में हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। तो देश भर में एक बहुत बड़ा समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बंद का बहुत बड़ा असर होगा, और इतना बड़ा असर होगा कि इस बंद की वजह से सरकार को इन मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं सोचेगी, वैसे जनता को सरकार के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये तो होना है। इतना बड़ा विकास पटेल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।